इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट। और लेटेंट हीट के बाद में हमने देखा था कि बेसिकली लेटेंट हीट इज डिनोटेड बाय Q, given by Q equals to m into, basically it is of two types, first one heat of fusion, दूसरा heat of वेपराइजेशन, ठीक है। और उसके बाद में हीटिंग कर्व देखा था, उसके बाद में हमने वहाँ पे स्टार मार्क करके लिखा था कि अगर स्टेट चेंज हो रही है तो वो क्या होती है, आइसोथर्मल प्रोसेस होती है, मतलब टेम्परेचर सेम होता है। तो अगर चेंज ऑफ स्टेट ऑकर हो रहा है तो उस प्रोसेस में अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इज गिवन बाय ml। लेकिन अगर वहाँ पे स्टेट चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ टेम्परेचर चेंज होता है, तो वहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर कितना होता है, ms डेल्टा टी, ms डेल्टा टी। उसके ऊपर से हमने कैलोरीमेट्री का डिस्कशन किया था, डिवाइस यूज टू मेजर हीट और स्पेसिफिक हीट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, जिसका प्रिंसिपल होता है हीट गेन इक्वल्स टू हीट लॉस। और उसके बाद में शुरू हुआ था थर्मल एक्सपांशन। क्या होता है थर्मल एक्सपांशन का बेसिक मैकेनिज्म, जैसे कि हीट एनर्जी गेन करने के बाद मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम करके नेबरिंग मॉलिक्यूल से अवे जाते हैं, और इस प्रोसेस में क्या होते हैं, एक्सपांड होते हैं। तो ये एक्सपांशन हमने तीन वे से देखा था। पहले क्या होता है लीनियर एक्सपेंशन में, चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, मतलब डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू होता है एल इंटू डेल्टा थीटा, दैट इज डेल्टा एल इज इक्वल्स टू एल अल्फा डेल्टा, मतलब फाइनल लेंथ बनेगी एल इक्वल्स टू एल नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। फिर उसके एप्लीकेशंस देखे थे, फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर पेंडुलम क्लॉक क्या था, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इक्वल्स टू डेल्टा टी बाय टी, इसके ऊपर से हम एनी चेंज इन टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में सेकंड एप्लीकेशन देखा था स्केल की रीडिंग में आने वाला एरर, मतलब ट्रू रीडिंग इक्वल्स टू स्केल रीडिंग इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, ठीक है। और उसके बाद में अगर कैविटी अगर है तो टेम्परेचर के बढ़ने से कैविटी बड़ी होती है, ठीक है। देन बाय मेटेलिक स्ट्रिप है तो वेरी गुड, जिसका अल्फा ज़्यादा आउटसाइड में जाता है, ठीक है। देन सुपरफिशियल एक्सपांशन और एरियल एक्सपांशन क्या होता है, डेल्टा ए इक्वल्स टू ए बीटा डेल्टा टी, या फिर ए इक्वल्स टू ए नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा। उसके बाद में वॉल्यूम और क्यूबिकल एक्सपांशन क्या होता है, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू वी गामा डेल्टा थीटा, मतलब वी इक्वल्स टू वी नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस, फिर वहाँ पे बीटा इक्वल्स टू 2 अल्फा गामा इक्वल्स टू एंड अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा इक्वल टू 1 इज टू 2 इज टू, ठीक है। उसके एप्लीकेशन देखे थे, फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर हाँ चेंज इन अपथ्रस्ट, टेम्परेचर ड्यू टू अपथ्रस्ट नहीं, चेंज इन अपथ्रस्ट क्या होता है, फोर्स ड्यू टू अपथ्रस्ट एट टेम्परेचर टी अपॉन फोर्स ड्यू टू अपथ्रस्ट इज इक्वल्स टू 1 प्लस गामा फॉर सॉलिड इंटू डेल्टा थीटा अपॉन 1 प्लस गामा फॉर लिक्विड इंटू डेल्टा थीटा, ठीक है। अपथ्रस्ट के बाद में एपरेंट वॉल्यूम डेल्टा वी इक्वल्स टू वी गामा एपरेंट इंटू डेल्टा थीटा, गामा एपरेंट इक्वल्स टू गामा फॉर सॉलिड, ठीक है। तो वहाँ पे अगर गामा पॉजिटिव है तो लिक्विड की लेवल, एंड अगर गामा निगेटिव है तो, ठीक है। तो ये हो गया लीनियर एक्सपांशन, एरियल एक्सपांशन एंड वॉल्यूम का एक्सपांशन, ठीक है। थर्मल एक्सपांशन खत्म करने के बाद लास्ट पार्ट टॉपिक का देखा था जिसमें हीट ट्रांसफर देखी थी। क्या होता है हीट ट्रांसफर में, हीट ट्रांसफर होती है उससे पहले एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर था। क्या होता है, इन जनरल टेम्परेचर बढ़ने से सब्सटेंस एक्सपांड होता है, एक्सपांशन से वॉल्यूम बढ़ती है, मतलब डेंसिटी, बट वाटर के केस में 0 to 4 में ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है, एंड ये नेचर का एक स्पेशल मैकेनिज्म है, किस लिए, सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ, ठीक है। उसके बाद में आता है हीट का ट्रांसफर। कैसे होता है हीट ट्रांसफर, पहले हीट इज ऑलवेज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बॉडी एट ए हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट ए लोअर टेम्परेचर। हीट कैन बी ट्रांसफर्ड इन 3 ways, कंडक्शन, कॉन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन, कॉन्वेक्शन, कंडक्शन, कॉन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन में क्या होता है, एक्चुअल कॉन्टैक्ट बिटवीन डिफरेंट सब्सटेंस रिक्वायर्ड है, जहाँ पे क्या होता है मॉलिक्यूल्स हीट क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। एंड वहाँ पे कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स है उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो हेल्प करते हैं हीट फ्लो करने के लिए। तो इनिशियली क्या होता है, हीट फ्लो का रेट कांस्टेंट नहीं होता है, उसके बाद में स्टडी स्टेट आती है। स्टडी स्टेट में आइसोथर्मल सरफेस होते हैं जिनके टेम्परेचर सेम है, लेकिन डिफरेंट आइसोथर्मल सरफेस के टेम्परेचर डिफरेंट होते हैं। उसके बाद में टेम्परेचर ग्रेडियंट आता है, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज होता है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, यानी कि माइनस ऑफ टी बाय एक्स होता है, ठीक है। उसके बाद में हीट फ्लो का लॉ देखा था कि हीट रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि Q by T इक्वल्स टू के ए डेल्टा थीटा बाय एल, वेयर के इज द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। और उसको हमने कंपेयर किया था V इक्वल टू आई आर के साथ, तो I मतलब इलेक्ट्रिक करंट, Q by T मतलब हीट करंट, वेरी गुड, ठीक है। देन V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा थीटा मतलब टेम्परेचर का डिफरेंस, तो रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय L बाय के ए, फिर उसका सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। देन हीट फ्लो बाय कॉन्वेक्शन, कॉन्वेक्शन में क्या इन्वॉल्व है,
फ्लूइड का फ्लो होना चाहिए, जैसे कि एयर का फ्लो या फिर लिक्विड का फ्लो, एंड एट द एंड आता है हीट फ्लो बाय रेडिएशन विच इज द फास्टेस्ट प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर, जिसमें हीट ट्रांसफर होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विथ वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है, विच डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन, ठीक है। तो उसके लिए हमने कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन देखा था, फिर a + r + t = 1 था, फिर एमिसिव पावर थी Q/AT, एब्सोर्बिव पावर थी Q/AT, देन इमिसिविटी या फिर कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन था E/EB जो इक्वल्स टू 1 होता है फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी, लेस देन 1 होता है फॉर और प्रैक्टिकल बॉडीज, ठीक है। उसके बाद में किरचॉफ्स लॉ एक्सप्लेन करता है कि फॉर ऑल बॉडीज एट एनी टेम्परेचर A इक्वल्स टू होता है E, ठीक है। उसके बाद में परफेक्टली ब्लैक बॉडी देखी थी जो क्या करती है, टोटल अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। दोज आर गुड एब्जॉर्बर, कैन इमिट मतलब गुड इमीटर, ठीक है, यही किरचॉफ के लॉ में एक्सप्लेन किया था, ठीक है। उसके बाद में हमने स्टीफन्स लॉ देखा था, क्या था स्टीफन्स लॉ, Q/AT इज प्रोपोर्शनल टू T⁴, मतलब परफेक्टली ब्लैक बॉडी तो Q/AT इक्वल्स टू सिग्मा इंटू T⁴, अगर प्रैक्टिकल बॉडी तो E से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब E इंटू सिग्मा इंटू T⁴। तो सराउंडिंग के साथ जब भी हीट एक्सचेंज होती है तो अगर वेरी गुड ब्रैकेट ऑफ T⁴ - T⁻⁴, एंड उसके बाद में विंस डिस्प्लेसमेंट का लॉ क्या होता है, लैम्बडा प्रोपोर्शनल टू 1/T, लैम्बडा इंटू T इक्वल्स टू B, B इज द विंस कांस्टेंट, कितना होता है 2.898 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन, एंड उसके बाद में स्टीफन्स कांस्टेंट सांगा था, लॉ नहीं कांस्टेंट सिग्मा, वेरी गुड 5.67 इंटू 10⁻, यूनिट वर्क नहीं वॅट म्हणजे W दिसतंय, वॅट पर मीटर स्क्वेअर पर केल्विन रेज टू 4, ठीक है। एंड एट द एंड आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, है ना, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेस टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, ठीक है, या फिर रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, क्या था dt/T इक्वल्स टू तेच, वेरी गुड, ठीक है। तो इस तरह से रेडिएशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद में फ्रॉम मंडे वी हैव स्टार्टेड डिस्कशन अबाउट KTG मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसमें क्या होता है, हम बस गैस के बारे में डिस्कस करते हैं। गैस मतलब क्या होता है, स्टेट ऑफ मैटर इन विच ऑल द मॉलिक्यूल्स ट्रेवल्स इन ऑल पॉसिबल, इसलिए उसको कोई भी फिक्स शेप एंड साइज, जिस कंटेनर में गया उसकी शेप उसकी भी करेगा, और कंटेनर के बाहर जा रहा है तो बाहर की शेप भी एक्वायर करेगा, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं कि ओपन कंटेनर है और सिर्फ कंटेनर में बैठेगा, ठीक है। उसके बाद में मैक्रो, माइक्रो, KTG, वेरी गुड, आइडियल गैस, assumption all or every gas consists of large number of tiny particles known as molecules of the gas are spherical, rigid and they collides and collisions are perfectly, then collision के लिए जो time required it is negligible। उसके बाद जो distance travel होता है between two successive collision, free path, उसका एवरेज लेंगे तो mean free path, ठीक है। then potential energy negligible होती है, volume acquired negligible होती है, ठीक है। तो ये assumption खत्म करने के बाद कुछ constant देखे थे, जैसे कि पहले R universal gravitational gas constant कितना होता है, R 8.314 जूल पर, या फिर 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। उसके बाद Na एवोगैड्रोस नंबर कितना है, 6.023 इंटू 10⁻23, देन Kb बोल्ट्जमैन कांस्टेंट R/Na मतलब 1.38 इंटू 10⁻23, मोलार मास ऑफ 1 मोल, मोलार वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। उसके बाद एब्सोल्यूट जीरो मतलब काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, जीरो बनेगी। उसके बाद में आता है आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल्स टू P इज द प्रेशर, V इज द वॉल्यूम, N इज द नंबर ऑफ मोल्स, R इज द T इज द टेम्परेचर, या फिर P इक्वल्स टू रो RT/m, या फिर P इक्वल्स टू N KT, बट यहाँ पे N ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है ना, मोल्स वाला नहीं। आइडियल गैस इक्वेशन हो गया। उसके बाद में गैस लॉ, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, ग्राम्स लॉ, गे-लुजैक्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ हो गए, ठीक है। उसके बाद में ये पहला लेक्चर हो गया, इतने देखा था। उसके बाद में सेकंड लेक्चर में हम इंट्रोड्यूस कर रहे थे प्रेशर एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस ऑन वॉल्स ऑफ कंटेनर। उसके लिए हमने एक कंटेनर लिया था, कंटेनर कैसा था, क्यूब की शेप में, उसमें जितने सारे गैसेस थे उसके लिए हमने स्मॉल m बोला था। क्या था स्मॉल m, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो N इंटू m बना टोटल मास ऑफ द, और वो क्या कर रहा था, ट्रैवल कर रहा था विथ वेलोसिटी v। उसके तीन कंपोनेंट लिए, अलोंग x, अलोंग y, अलोंग
फिर उसके बाद में हमने देखा कि कोई भी मॉलिक्यूल जाके वॉल के ऊपर कोलाइड होता है, तो जब कोलाइड हो रहा है तो इंसिडेंट होते टाइम उसका मोमेंटम mv, कोलिजन के बाद में रिवर्ट हो रहा है लेकिन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम है, तो फाइनल मोमेंटम माइनस ऑफ mv, तो चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यानी डेल्टा p इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ mv, बट उसके ड्यूरिंग जो टाइम इंटरवल लगा था कितना था 2l अपॉन v, तो फोर्स बनेगा डेल्टा p बाय t, मतलब 2mv अपॉन 2l अपॉन v, 2 कैंसल v ऊपर, मतलब क्या बनेगा m इंटू वी स्क्वायर अपॉन l, ये क्या बना फोर्स, उसके ऊपर से प्रेशर, प्रेशर क्या होता है फोर्स अपॉन, बट एरिया बनेगा एल स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में एल इंटू एल स्क्वायर बनेगा एल क्यूब, मतलब m इंटू वी स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम, ये क्या बना प्रेशर एक्सर्टेड बाय ईच मॉलिक्यूल इन वन डायरेक्शन। अगर हमें उसकी एवरेज आरएमएस वैल्यू चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी आरएमएस का स्क्वायर इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, बट वी एक्स वी वाई वी जेड आर सेम होते हैं, तो वी एक्स स्क्वायर विल बी रिप्लेस्ड बाय वी आरएमएस का स्क्वायर अपॉन 3, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय टोटल गैस अगर है तो कैपिटल एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब P बनेगा 1/3 ऑफ n इंटू स्मॉल m इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन v, बट एन एम अपॉन v को हम डेंसिटी बोलते हैं, मतलब ये बनेगा 1/3 ऑफ रो इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर, मतलब वी आर एम एस बनी 3p बाय रो, या फिर 3RT बाय कैपिटल m, या फिर 3KT बाय स्मॉल m, ठीक है। उसके बाद में रिलेशन किसका रिलेशन, प्रेशर एंड एनर्जी डेंसिटी, क्या था प्रेशर इक्वल्स टू 2/3 ऑफ एनर्जी डेंसिटी। उसके बाद में काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल 3/2 RT, पर यूनिट मोल 3/2 KT, ठीक है। उसके बाद में वेलोसिटीज, पहले एवरेज वेलोसिटी, वी एवरेज वेलोसिटी 0, देन एवरेज स्पीड रूट ऑफ 8RT बाय पाई m, या फिर इक्वल टू रूट ऑफ 8KT बाय पाई स्मॉल m, या फिर 8p बाय पाई रो, देन मोस्ट प्रोबेबल रूट ऑफ 2RT बाय m, या फिर रूट ऑफ 2KT बाय, या फिर 2p बाय, एंड अगर RMS है तो रूट ऑफ 3RT बाय m, रूट ऑफ 3KT बाय स्मॉल m, रूट ऑफ 3p बाय, इसमें ग्रेटर कौन है RMS के बाद, एवरेज के बाद क्या है रेशियो उनका, √3:√8 बाय π/2, ठीक है। वेलोसिटी का कंपैरिजन हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखा था, क्या था ट्यूसडे के लेक्चर में, मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन था, है ना, बाहेर आहे का, नाही ते थर्ड वर्ल्ड वॉर सुरू झालं ना, मला वाटलं काय मला नोटीस वगैरे देतात काय माहिती आहे ना, नाही माहिती, वॉर सुरू झालं ना, कळेल, ठीक आहे, 2-3 दिवसात कळेल, युद्ध महायुद्ध सगळं बघायला भेटणार तुम्हाला या जन्मात, कळालं ना हे का, हे आपलं आणि ते शेजारच्यांचं, रशिया युक्रेन असं नसतं, वर्ल्ड वॉर असं नसतं, वर्ल्ड वॉर पूर्ण जगाचं असतं, कळालं ना, म्हणजे जो सेकंड वर्ल्ड वॉरमध्ये 2 अलायन्स होत्या, सेकंड वर्ल्ड वॉरमध्ये नव्हत्या, सेकंड वर्ल्ड वॉर नंतर झाल्या होत्या USSR आणि USA, ठीक आहे ना, त्या 2 पार्ट्स असणार आहे, ठीक आहे। चला कंटिन्यू करा, कुठपर्यंत आलो तो अपन, हाँ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैक्सवेल ने क्या बोला था कि अगर किसी कंटेनर में गैस है तो एवरी मॉलिक्यूल और ईच मॉलिक्यूल विल ट्रैवल विद डिफरेंट वेलोसिटीज, तो 0 भी हो सकती है, इन्फिनिटी भी हो सकती है, तो पर्टिकुलर वेलोसिटी से कितने मॉलिक्यूल ट्रैवल करेंगे, ये गिवन बाय dn इक्वल्स टू 4 पाई n इन ब्रैकेट m अपॉन 2 पाई KT रेज टू 3/2 इंटू वी स्क्वायर इंटू ई रेज टू -mv स्क्वायर अपॉन 2KT इंटू dv, और उसका फिर ग्राफ ड्रॉ किया था। ग्राफ में हमने देखा था सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स किस वेलोसिटी पे होते हैं, mp पे, उसके बाद एवरेज, उसके बाद RMS, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक सेकंड लेक्चर कंप्लीट हुआ था, बराबर, और उसके बाद में थर्ड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। क्या होता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, मतलब मैक्सिमम पॉसिबल इंडिपेंडेंट वे इन विच मॉलिक्यूल कैन हैव एनर्जी, जैसे कि मोनोएटॉमिक है तो 3, डायटोमिक लो टेम्परेचर है तो, हाई टेम्परेचर है तो, पॉलीएटॉमिक है नॉन लीनियर है तो, वेरी गुड। तो ये हो गया डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। फिर उसके ऊपर से एक टेबल बनाया था, टेबल में क्या था, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, उसके बाद CV क्या होता है F/2R, देन CP माइनस CV इक्वल्स टू R एंड गामा इक्वल्स टू CP बाय, उसके अकॉर्डिंग फॉर मोनोएटॉमिक CV बनेगा 3/2R, CP बनेगा 5/2R, गामा बनेगा 5/3, 1.66।
उसके बाद में डाई एटॉमिक लो टेम्परेचर है तो Cv बनेगा, Cp बनेगा, गामा बनेगा, वेरी गुड। उसके बाद में अगर पॉली एटॉमिक है और वो भी नॉन लीनियर है तो Cv बनेगा, Cp बनेगा, तो गामा बनेगा, वेरी गुड। ठीक है, ये टेबल कंप्लीट हो गया था। ठीक है, उसके बाद में सॉलिड्स के लिए 3R, वाटर के लिए 9R। यहाँ पे सेकंड लेक्चर खत्म हो गया था, है ना। थर्ड लेक्चर में मतलब कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सबसे पहले अबाउट लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, जो क्या एक्सप्लेन करता है कि ईच मॉलिक्यूल हैव इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी अलोंग ईच डिग्रीज ऑफ फ्रीडम विच इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ kT। ये मॉलिक्यूल के लिए था। अगर हमें मोल के लिए चाहिए तो हमें Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल अलोंग एवरी डायरेक्शन, अगर सिंगल है तो 1 लेना पड़ेगा, एवरी डायरेक्शन है तो यप लेना पड़ेगा। कितनी होती है फिर yp/2 Na इंटू के इंटू टी, बट Na इंटू के बनेगा R, तो yp/2 RT। ये किसके लिए हो गया? फॉर 1 मोल। लेकिन अगर हमें टोटल एनर्जी ऑफ द गैस बोला है तो होगा f/2 n टाइम्स ऑफ RT, f/2 nRT, f/2 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 nRT। f मतलब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, n मतलब R T एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो वहाँ पे अगर मोनोएटॉमिक गैस है तो, डायटोमिक लो टेम्परेचर है तो, डायटोमिक हाई टेम्परेचर है तो, पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर है तो, वेरी गुड। और उसमें देखा था कि जो भी इंटरनल एनर्जी होती है वो होती है ओनली ड्यू टू डिसऑर्डर्ड मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, कंटेनर के ऑर्डर मोशन की वजह से नहीं। ठीक है, इसको कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था? इंट्रोड्यूस किया था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को, जो होती है C = Q/n डेल्टा T। उसमें हमने देखा ये 0 भी हो सकती है, इन्फिनिटी हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है या फिर निगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद में हमने थोड़ा सा यहाँ पे FLOT को इंट्रोड्यूस किया था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को, dq = du प्लस, एंड इसके ऊपर से प्रूव किया था Cp - Cv = R। उसके बाद Cv = f/2 इंटू, तो इसका मतलब Cp बनेगा f/2 + 1 ब्रैकेट ऑफ इंटू R। उसके बाद में गामा = 1 + 2/f, उसके ऊपर से f/2 कैलकुलेट किया, 1/γ-1, तो Cv बना R/γ-1, तो Cp बना गामा R/γ-1। ठीक है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रिलेशन। उसके बाद में मिक्सचर ऑफ गैसेस, अगर दो गैसेस है हैविंग नंबर ऑफ मोल्स n1 n2, मोलर masses m1 m2 mixed together, then molar mass of the mixture will be m for mixture equals to n1 m1 plus n2 m2 upon n1 plus n2। अगर दो गैस मिक्स कर रहे हैं ऑफ ईच स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर Cp1 and Cp2, then Cp for mixture will be n1 Cp1 plus n2 Cp2 upon n1 plus, वही अगर Cpv है तो Cv है तो Cv for mixture will be n1 Cv1 plus n2 Cv2 upon n1 plus, gamma for mixture है तो n1 Cp1 plus n2 Cp2 upon n1 Cv1 plus and n1 plus n2 upon gamma for mixture -1 equals to n1 upon gamma 1 - 1 plus n2 upon, हो गया। एंड एट द एंड लास्ट में क्या देखा था? मीन फ्री पाथ। क्या होता है मीन फ्री पाथ? देखो, फ्री पाथ मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर सक्सेसिव कोलिजन, मीन मतलब उसका एवरेज, तो क्या होगा? टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट नंबर ऑफ कोलिजन, यानी λ1 + λ2 अप टू λn/n। ये होती है आइडियल कंडीशन। लेकिन जो ब्राउनियन मोशन ब्राउन ने स्टडी की थी तो उसमें देखा था कि अगर कोई सिलेंड्रिकल पाथ होगा जिसके अलॉन्ग मॉलिक्यूल मूव कर रहा है एंड सारे रिमेनिंग मॉलिक्यूल अगर रेस्ट में होंगे तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t कितना होगा? v इंटू डेल्टा टी, डिस्टेंस v इंटू डेल्टा टी, v इज द वेलोसिटी, डेल्टा टी मतलब टाइम इंटरवल। तो उसके बिटवीन जो पाथ पे वो ट्रैवल कर रहा है सिलेंड्रिकल पाथ पे, उसका डायमीटर अगर d है तो वो कितने मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड हो सकता है? जितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। इसलिए हमने उस वॉल्यूम में मतलब उस सिलेंडर की वॉल्यूम लिखी थी, क्या थी वॉल्यूम की सिलेंडर? πd² इंटू वी इंटू डेल्टा टी, एंड इंटू क्या किया था? स्मॉल n से मल्टीप्लाई किया था। स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो आता बघा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम, क्या बचा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। समझ में आ गया? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने मिल गए फिर? πd² n v डेल्टा टी। तो लैम्बडा का फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस ट्रेवल्ड v डेल्टा टी अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब πd² n v डेल्टा टी।
तो वी डेल्टा टी कैंसल, तो लैम्बडा इक्वल्स टू क्या मिला 1 अपॉन n इंटू पाई इंटू डी स्क्वेयर। बट ये प्रैक्टिकल नहीं था, इसलिए हमने क्या किया, वहाँ पे करेक्शन किए और लैम्बडा को बोला 1 अपॉन रूट 2 n पाई डी स्क्वेयर। ये हो गया सबसे आईएमपी फॉर्मूला। फिर इसमें हमने डेंसिटी को इंट्रोड्यूस किया था, कैसे, रो इक्वल टू n इंटू स्मॉल एम, तो n क्या बना, रो अपॉन स्मॉल एम, तो लैम्बडा क्या बना, स्मॉल एम अपॉन रूट 2 पाई डी स्क्वेयर इंटू रो। फिर बाद में क्या किया, p इक्वल्स टू एन के टी में n को रिप्लेस किया p अपॉन के टी से, फिर लैम्बडा क्या बना, के टी अपॉन पाई डी स्क्वेयर इंटू रूट 2 इंटू पी। अरे अपॉनच चाललंय आमचं, के टी झालं का त्याच्यानंतर अपॉनच चालू आहे, ठीक आहे, फक्त रूट 2 इकडे तिकडे घेतले मी, कसं कळालं ना लँग्वेज ऑफ इमेजेस काय प्रॉब्लेम येतो, त्याच्यामुळे सिक्वेन्सनी प्रिपरेशन करा, खूप सिंपल वे येतो, ठीक है, हो गया। उसके बाद में डिपेंडेंसी लिखी थी कि लैम्बडा प्रोपोर्शनल टू m, लैम्बडा प्रोपोर्शनल टू t, लैम्बडा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी स्क्वेयर, लैम्बडा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रो, लैम्बडा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन p। काय स्मॉल एन का, बरं ठीक आहे, तो लास्टला घेऊन टाकू, लैम्बडा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n, ठीक है, बट शक्यतो त्याला पहिले घ्यावं लागेल कारण पहिले फॉर्म्युलेमध्ये तो होता। और उसके बाद में देखा था रियल गैस। अब रियल गैस में क्या डिफरेंस है कि आइडियल गैस असतच नहीं, बरोबर, तो फक्त आपण नावाला घेतो, तो रियल गैस में क्या होता है, सब कुछ होता है, मतलब जो आइडियल गैस में होता था वहाँ पे क्या होता था, बेसिक दो कंडीशन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नेग्लिजिबल थे एंड दूसरा वॉल्यूम भी नेग्लिजिबल थी। यहाँ पे वॉल्यूम भी होती है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी होते हैं, इसकी वजह से हमें दो करेक्शन करने पड़ेंगे। पहले वॉल्यूम का करेक्शन, तो v विल बी रिप्लेस बाय v माइनस b, b का मतलब कांस्टेंट है जो कितना होता है 4 टाइम्स होता है, किसके 4 टाइम्स, वॉल्यूम एक्वायर्ड बाय मॉलिक्यूल्स। उसके बाद में प्रेशर करेक्शन करना है, प्रेशर का करेक्शन क्या होता है, नहीं, प्रेशर का करेक्शन क्या होता है कि अगर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट ही नहीं करेगा तो वो पूरा का पूरा फोर्स वॉल के ऊपर अप्लाई करेगा, लेकिन अगर दूसरा मॉलिक्यूल उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंपार्ट कर रहा है तो क्या होगा, जो फोर्स वॉल के ऊपर मतलब वो अप्लाई करने वाला था उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम होगी, इसलिए वहाँ पे प्रेशर में करेक्शन करना पड़ता है। तो प्रेशर में करेक्शन बनेगा RT अपॉन v माइनस बी माइनस a अपॉन v स्क्वेयर, वेयर a इज द कांस्टेंट ऑफ प्रेशर करेक्शन, ठीक है। तो इस तरह से फाइनल हमें एक इक्वेशन मिलता है फॉर रियल गैस जिसको हम बोलते हैं वैन डेर वाल्स। क्या होता है फिर वैन डेर वाल्स इक्वेशन, p प्लस a अपॉन v स्क्वेयर इन ब्रैकेट v माइनस b इज इक्वल्स टू RT, वेयर a वेयर a हैज ए यूनिट ऑफ न्यूटन मीटर रेज टू 4 एंड उसके बाद में b वॉल्यूम में मतलब मीटर का क्यूब। उसके बाद में क्रिटिकल टेम्परेचर बिलो विच गैसेस कैन बी लिक्विफाइड, क्रिटिकल प्रेशर बिलो विच नहीं, द प्रेशर एट विच काय, वेरी गुड, एंड वॉल्यूम, क्रिटिकल वॉल्यूम। सो दिस इज ऑल अबाउट thermal properties of matter, then kinetic theory of gases. So today we have to start discussion about last point from the section, that is thermodynamics. 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 थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स मतलब हे बघा, थर्मो मतलब हीट, डायनेमिक मतलब चेंज नहीं, फ्लो, मोशन है ना, रेडी टू फ्लो, उसको बोला जाता है डायनेमिक, ठीक है। तो हीट का जो फ्लो होगा उसको हम बोलेंगे थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या होगा, ब्रांच ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री वाले करता स्टडी बट प्रैक्टिकली ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, राइट डाउन, ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of conversion of
कन्वर्जन ऑफ हीट, हीट HIT हीट, EAT का वर्क, HEAT हीट इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा उलट पलट, म्हणजे अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू हीट. थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स, असं क्लियर होते ना वर्ड, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो हीट, डायनेमिक फ्लो, फ्लो होके क्या होगा, फॉर्म चेंज होगा. ठीक है, इसलिए हमने लिखा है ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, नहीं विच डील्स विद द स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्टडी ऑफ कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, उसको बोला जाता है थर्मोडायनेमिक्स. और ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ branch of physics which deals with heat, work and internal energy. Branch of physics which deals with heat, work and internal energy. Branch of physics which deals with heat, work and internal energy. Or branch of physics which deals with conversion of heat and work, conversion of heat and work. और यहीं पे हमें पूरे टॉपिक की आइडिया आती है कि टॉपिक में हमें जो भी डिस्कस करना है वो डिस्कशन किसके अबाउट होगा, हीट के अबाउट, किसके अबाउट होगा, वर्क के अबाउट, लेकिन कौन सा वर्क, जो हीट की वजह से होने वाला है, एंड देन इंटरनल एनर्जी के अबाउट. ठीक है, तो ये होता है थर्मोडायनेमिक्स. उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखो, थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स, थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स. क्या होगा थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स का मतलब, वेरिएबल्स मतलब जो वैरी होते हैं, चेंज होते हैं, कहाँ पे चेंज होंगे, थर्मोडायनामिक्स में. थर्मोडायनामिक्स में मतलब थर्मोडायनामिक प्रोसेस में. ठीक है, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज which changes during thermodynamic processes, during thermodynamic processes. कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होती है, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. तो ये प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ये बनते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स. थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स मतलब जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में चेंज होंगे. कौन कौन चेंज होगा, प्रेशर चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगी, टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, प्रेशर चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगी, वॉल्यूम चेंज होगी. ठीक है, तो इस तरह से ये थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट थर्मोडायनामिक स्टेट. क्या होता है थर्मोडायनामिक स्टेट का मतलब, राइट डाउन, स्टेट ऑफ मैटर which is represented by thermodynamic variables, represented by thermodynamic variables. तेच आहे घुमून फिरून प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर इकडे तिकडे. ठीक आहे, नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक सिस्टम. क्या होगा थर्मोडायनेमिक सिस्टम मतलब, परत तेच थर्मोडायनेमिक स्टेट मतलब जो स्टेट प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर रिप्रेजेंट कर रहे थे,
देन थर्मोडायनेमिक सिस्टम मतलब ऐसी सिस्टम जिसमें क्या होगा, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल चेंज होंगे, मतलब प्रेशर चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगी, टेम्परेचर चेंज होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले होती है ओपन सिस्टम। नाउ व्हाट इज मीन बाय ओपन सिस्टम? वेरी गुड। ओपन सिस्टम मतलब ऐसी सिस्टम जिसमें मैटर एंड हीट या फिर वर्क बोथ कैन एक्सचेंज। ओपन सिस्टम का मतलब क्या होता है? द सिस्टम इन विच सराउंडिंग कैन एक्सचेंज मैटर एज वेल एज हीट विद द सिस्टम। उसके बाद में आएगी क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम में क्या होगा, मैटर एक्सचेंज नहीं होगा, ओनली हीट एक्सचेंज होगी। ये बनेगा, ये बनेगी क्लोज सिस्टम, ठीक है। उसके बाद क्लोज सिस्टम के बाद में आइसोलेटेड सिस्टम। क्या होती है आइसोलेटेड सिस्टम? ना हीट ना वर्क, सॉरी ना मैटर, ठीक है। देखो, लिखो आइसोलेटेड सिस्टम, द सिस्टम इन विच neither matter nor heat can be exchanged with the surrounding. Then heterogeneous system and homogeneous system. क्या होगा heterogeneous मतलब? अलग अलग स्टेट, म्हणजे एक लिक्विड आहे दूसरा सॉलिड आहे, बर राइट डाउन। हेट्रोजेनियस सिस्टम मतलब द सिस्टम विच इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। यूनिफॉर्म नहीं है मतलब मिक्सचर ऑफ गैसेस है, या फिर मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड गैस है, या फिर मिक्सचर ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस है। एंड होमोजीनियस का मतलब सेम, काय सेम? यूनिफॉर्म, राइट डाउन। होमोजीनियस सिस्टम द सिस्टम विच इज युनिफॉर्म थ्रू आउट, मतलब एक गॅस असेल तर गॅसच, लिक्विड असेल तर एक लिक्विडच, सॉलिड असेल तर, ये हो गए थर्मोडायनेमिक सिस्टम। इसके बाद में सराउंडिंग। क्या होता है सराउंडिंग मतलब? सिस्टम सोडलं तर बाकी सगळं सराउंडिंग, बर लिहा मग, सिस्टम सोडलं तर बाकी सगळं सराउंडिंग काय असेल? सराउंडिंग मतलब एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम विच कैन एक्सचेंज मैटर एंड हीट विथ सिस्टम। एवरीथिंग अराउंड द सिस्टम विच कैन exchange matter and heat with the system। जो सिस्टम के साथ मैटर एज वेल एज हीट को एक्सचेंज कर सकता है वो बनता है सराउंडिंग। फिर बाउंड्री क्या होगा? बाउंड्री मतलब सिस्टम एंड सराउंडिंग को जो सेपरेट करता है, ठीक है ना, कालियो सिस्टम सराउंडिंग बाउंड्री। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब इफ नो हीट फ्लोज, if no heat flows within the system or in between system and surrounding, then within the system or in between system and surrounding, then the system is said to be in thermal equilibrium। बट ये कब हो सकता है? हीट ही फ्लो नहीं हो रही है,
सराउंडिंग के साथ भी नहीं और सिस्टम के अंदर इधर उधर भी नहीं। कब होगा ये? जब थर्मल इक्विलिब्रियम आएगा। हीट कब फ्लो होती है? हाँ, हीट कब फ्लो होती है? जब टेम्परेचर का डिफरेंस है। इसका मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम कब आएगा? वेरी गुड, राइट डाउन, दैट इज व्हेन टेम्परेचर इज सेम एवरीवेयर। टेम्परेचर इज सेम एवरीवेयर। टेम्परेचर इज सेम एवरीवेयर। एंड इसी को एक्सप्लेन करता है झिरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. पहिले याला झिरोथ लॉ का म्हटलं? याच्या आधी फर्स्ट आलता, मग त्याला सेकंड म्हणायला पाहिजे होतं ना. सेकंड पण आलता, मग थर्ड म्हणायला पाहिजे होतं त्याला. ओके, व्हेरी गुड. म्हणजे झिरोथ लॉ जो आहे तो जेव्हा इस्टॅब्लिश झाला किंवा एक्सप्लेन केला त्याच्या अगोदर फर्स्ट लॉ आणि सेकंड लॉ आपल्याकडे ऑलरेडी होते. मग नंबरिंग चेंज करू शकत नव्हतो आपण, कारण हा फर्स्ट लॉ अँड सेकंड लॉचा बेस प्रोव्हाइड करतो. म्हणून याला आपण काय म्हटलो? झिरोथ लॉ म्हटलो. कळालं? झिरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. क्या होता है झिरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? सांग संस्कृती. हा, काय काय हे कळलं सगळ्यांना? व्हेरी गुड, लिहून टाका मग. व्हेरी गुड. हे एकदम लिहून टाका, तर सांगण्यासारखं नाही. तो म्हणजे हे बघा, ए आणि बी एकमेकांसोबत थर्मल इक्विलिब्रियममध्ये, ए आणि सी एकमेकांसोबत थर्मल इक्विलिब्रियममध्ये, तर सी आणि बी पण एकमेकांसोबत थर्मल इक्विलिब्रियममध्ये असतात. ठीक आहे, दिस इज झिरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. हेच इकडे बघा, ए अँड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ इच अदर, देन बी अँड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ इच अदर. तो ए अँड सी बी क्या होते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं. ठीक है, लिहा स्टेटमेंट. लिहिता येईल ना? नाही म्हणताय. इफ, हे वाटच बघत होती कधी सांगता. इफ बॉडी ए is in thermal equilibrium with body B. If body A is in thermal equilibrium with body B, body C is also in thermal equilibrium with body B, then bodies A and C are also in thermal equilibrium with each other. Write down next point, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम. अब थर्मल इक्विलिब्रियम तो हो गया था, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम मतलब क्या? सांग ना. थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम नहीं? राइट इन डबल इंटेड कॉमा या फिर स्टार मार्क करके लिखो. द equilibrium in which all the thermodynamic variables that is कौन pressure, volume and temperature remains same at all temperature. नहीं remains same at all time.
मतलब प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर अगर चेंज ही नहीं हो रहा है तो उस केस में हम बोलेंगे कि क्या आ रहा है वहां पे, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम आ रहा है, ठीक है। एंड ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। क्या होता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में? डाउन नंबर 1 मैकेनिकल इक्विलिब्रियम if there is no unbalanced force, if there is no unbalanced force between system and its surrounding, ये होता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। उसके बाद में थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या होता है थर्मल इक्विलिब्रियम में? टेम्परेचर सेम, इफ नो हीट फ्लो टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। देन केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या होता है केमिकल इक्विलिब्रियम में? रिएक्शनच होत नाही, रिएक्शन शिफ्ट नाही होत म्हणजे अरे एवढं अवघड नाही, सर्व सोपं सोपं। रिएक्टंट प्रोडक्ट असं कुठं आणतोय, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब क्या होगा? इफ देर इज नो केमिकल रिएक्शन और नो चेंज इन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स ड्यू टू स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, म्हणजे केमिकली रिॲक्ट नाही झाली पाहिजे, सरळ सरळ। काय प्रोडक्ट मल्टिप्लिकेशन काय सांगत होतं पवन? केमिकल इक्विलिब्रियमची नाही नाही एवढं आपल्याला सोपं सोपं पाहिजे। काय सांगत होतो? सांग ना ऐकू दे मला पण। हळूहळू हळूहळू हळू, यांना काहीच माहीत नाही बाळा, त्याच्यामुळे तू एकदम व्यवस्थित हळूहळू सांग, मला कळेल सर। झालं कुठं, काही सांगितलंच नाही अजून। असं असतं काय माहिती आहे का तुला? हो म्हणे। हां आपल्याला एवढंच डिटेलमध्ये गरजेचंच नाही बेटा, रिॲक्टंट ना सरळ सरळ सोपं फिजिक्स आहे आपलं, ठीक आहे नाही। केमिकल, मेकॅनिकल, थर्मल इक्विलिब्रियम, क्लिअर? कळालं? हे सगळं ऑलरेडी झालं आहे तुमचं केमिस्ट्रीमध्ये, झालं नाही? नाही थर्मोडायनेमिक्स आहे ना केमिस्ट्रीला, झाला नाही का? बरं ठीक है, अरे अपन रिपीटर है, काही वाटलं पाहिजे आपल्याला नहीं म्हणता। चलो फिर से, आज हमने डिस्कशन शुरू किया था अबाउट न्यू टॉपिक दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स? मतलब इज कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिक्स। देन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। क्या होता है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स में? प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। देन थर्मोडायनेमिक स्टेट, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। कौन सिस्टम होती है? ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, होमोजेनियस सिस्टम। उसके बाद में सराउंडिंग। क्या है सराउंडिंग? मतलब एनीथिंग आउटसाइड द सिस्टम विच कैन एक्सचेंज हीट एंड मैटर विद द सिस्टम। उसके बाद थर्मल इक्विलिब्रियम, इफ नो हीट फ्लो टेक्स प्लेस इन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग या फिर इनसाइड द सिस्टम, देन तो उसके लिए कंडीशन क्या है? टेम्परेचर मस्ट बी सेम एवरीवेयर। उसके बाद में जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इफ A is in thermal equilibrium with B, B is in thermal equilibrium with C, then A and C are also in thermal equilibrium with each other। जीरोथ लॉ के बाद में थर्मल और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या होता है उसमें? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स चेंज नहीं होते विद टाइम। ये 3 टाइप का, पहले मैकेनिकल नो अनबैलेंस फोर्स, देन केमिकल रिएक्टेंट प्रोडक्ट मूविंग फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन विथ इक्वल वेलोसिटीज सो दैट दे विल कॅन्सल इच अदर। असं नाही, सरळ सरळ काय? नो केमिकल रिएक्शन, कळालं? एंड देन थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब नहीं, नो हीट फ्लो, नो हीट फ्लो। चलो नेक्स्ट, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस
क्या होता है साइक्लिक प्रोसेस मतलब? काय पूर्ण आन्सर देत जाण तू. इनिशियल प्रोडक्ट परत मिळतो. कोणता प्रोडक्ट? राईट डाऊन. द प्रोसेस, द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच इनिशियल स्टेट प्रोडक्ट म्हणे. द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच इनिशियल स्टेट ऑफ thermodynamic variables can be achieved after undergoing changes is called a cyclic process. समझ लो ना, जहाँ से शुरू होती है वहाँ पे अगर वापस आ रही है तो उसको हम बोलेंगे साइक्लिक प्रोसेस. जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे पीवी ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं. ये P मतलब प्रेशर, V मतलब वॉल्यूम. इनिशियल स्टेट A थी, यहाँ से निकल के ये फाइनल स्टेट यहाँ पे B आ गई और इसमें क्या हो गया, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर चेंज हो गया. एंड उसके बाद में अगेन इस प्रोसेस को अगर हम B से लेके A तक शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब ये इनिशियल स्टेट अगर फिर से अचीव कर सकते हैं, तो इस टाइप के प्रोसेस को क्या बोलना पड़ेगा? साइक्लिक प्रोसेस. क्या बोलना पड़ेगा? साइक्लिक प्रोसेस. फॉर साइक्लिक प्रोसेस तो नॉन साइक्लिक प्रोसेस मतलब क्या होगा? एकदा चेंज झाले विषय संपला, हम फिर से उसकी इनिशियल स्टेज अटेन नहीं कर सकते. ठीक है, राइट डाउन. नॉन साइक्लिक प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच इनिशियल स्टेट वेरिएबल्स कैन नॉट बी अचीव्ड. देन रिवर्सिबल प्रोसेस. क्या होती है रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब? ही रिव्हर्सिबल प्रोसेस आहे का? सांग ऐकू ती मला पण सांग ना. अरे हो नाही काय ते सांग ना. हळूहळू. वेन ड्रायव्हिंग फोर्स अपोजिट फोर्स. बर, तर त्याला रिव्हर्सिबल प्रोसेस म्हणता. झालं, एवढ्या मेहनतीने प्रिपेअर केलं होतं, केलं कन्फ्यूज तुम्ही. विचार देतोय आन्सर, सांगू द्यायचं त्याला. रिव्हर्सिबल प्रोसेस क्या होती? रिव्हर्सिबल प्रोसेस या आकांक्षाला काही माहीत नाही, फक्त हा म्हणायला आहे दिवस. सांग बरं रिव्हर्सिबल प्रोसेस काय असतो? इन्फानाइट्समध्ये नाही, इन्फानाइटेसिमली. तेव्हा ती रिव्हर्सिबल प्रोसेस होते. इरिव्हर्सिबलमध्ये परत तेच सांगते. हां, काय फरक आहे? ओके, इन्फिनिटीचा नाही, इन्फानिटेसिमली स्मॉलचा है ना. रिव्हर्सिबल म्हणजे अपोजिंग फोर्स इन्फानिटेसिमली स्मॉल म्हणजे नेग्लिजिबल, आणि इरिव्हर्सिबलमध्ये कन्सिडरेबल, असंच ना. तर सोडून द्या. ठीक आहे. नेक्स्ट पॉईंट, रिव्हर्सिबल प्रोसेस. द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच the thermodynamic process in which change of state from initial to final state occurred along a path and if same path can be retraced to attain or achieve initial state, then the process is reversible. कळलं का?
ज्या पाथने आपण इनिशियल टू फायनल गेलो होतो जर तोच पाथ रिट्रेस करता येत असेल तो उस केस में उस प्रोसेस को बोलना पड़ेगा रिवर्सिबल प्रोसेस. तो रिवर्सिबल में एंड साइक्लिक में क्या डिफरेंस है? साइक्लिक में इनिशियल स्टेट मिलती है, पाथ रिट्रेस हो रहा है नहीं हो रहा है कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रिवर्सिबल में पाथ भी क्या चाहिए? रिट्रेस होना चाहिए. ठीक है, मतलब सपोज ए से लेके बी तक हम इस पाथ से जा रहे थे तो इसी पाथ से अगर वापस आ सकते हैं तो उस प्रोसेस को बोला जाता है रिवर्सिबल प्रोसेस. ये हाइपोथेटिकल है, ठीक है, ऐसा होता नहीं. नेक्स्ट, इरिवर्सिबल. क्या होगा इरिवर्सिबल में? रिवर्स नहीं आएगी. काय रिवर्स नहीं आएगी? काय पाथ कैन नॉट बी रिट्रेस्ड. द प्रोसेस इन विच, आता कंप्लीट स्टेटमेंट लिहायची गरज नाही. द पाथ इन विच, पाथ नाही, प्रोसेस इन विच पाथ कैन नॉट बी रिट्रेस्ड टू अचीव और अटेन इनिशियल स्टेट. अवनी कळते बेटा तुला काय चाललंय? हे कुठला टॉपिक आहे? फिजिक्स, सॉरी सब्जेक्ट कुठला आहे आपला? फिजिक्स. ठीक आहे, मला वाटलं विसरली काय. तू जेवण करते ना आता लेक्चर झाल्यानंतर? नेक्स्ट, इंडिकेटर डायग्राम और पीवी डायग्राम. इंडिकेटर डायग्राम और पीवी डायग्राम. इंडिकेटर डायग्राम और पीवी डायग्राम. पीवी प्रेशर वर्सेस, तो क्या होता है ये इंडिकेटर और पीवी डायग्राम का मतलब? ये क्या करती है? बेसिकली थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स की जो इनिशियल फाइनल स्टेट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेंगे, वाई के अलॉन्ग प्रेशर को रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, तो कोई भी दो वेरिएबल्स, जैसे कि तीन थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, दो वेरिएबल्स अगर नोन है तो तीसरा वेरिएबल हम यहाँ पे डिराइव कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो इन जनरल हम क्या करते हैं जब भी ग्राफ प्लॉट करना है तो पी वर्सेस वी का करते हैं. जैसे यहाँ पे आपको बोला है कि सिस्टम चेंज हो रही है फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 इस तरह से. तो यहाँ पे अगर प्रेशर कैलकुलेट करना है तो ये प्रेशर बनेगा P1, इस पॉइंट पे प्रेशर चाहिए तो ये प्रेशर बनेगा P2. उसी तरह से यहाँ पे वॉल्यूम बनेगी V1, यहाँ पे वॉल्यूम बनेगी V2. तो इस टाइप के ग्राफ को बोला जाता है एज ए इंडिकेटर ग्राफ, इंडिकेटर डायग्राम, और पीवी ग्राफ और पीवी डायग्राम. मैडम काही जास्त नव्हतं लिहायचं, तेवढंच लिहायचं होतं त्याच्यामध्ये. ठीक आहे, देन नेक्स्ट पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है वर्क फ्रॉम पीवी डायग्राम्स. ठीक है, तो जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में वर्क हो रहा था उसको कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग इंडिकेटर डायग्राम और पीवी डायग्राम. तो उसके लिए एक सिंपल कंसेप्ट, सिंपल एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पे देखेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सिलेंडर है और ये सिलेंडर के अंदर यहाँ पे पिस्टन है और ये पिस्टन जो है वो मूव हो सकता है. ठीक है, काल पण आपण हे डिस्कस केलं होतं, आईसी इंजिन, ईसी इंजिन, आर्मी ट्रक वगैरह, लक्षात है ना. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि एक गैस एनक्लोज किया है सिलेंडर में एंड यहाँ पे ये पिस्टन है जिसका सरफेस एरिया आपको बोला है कि ए है. अगर यहाँ पे जो गैसेस है उनको हमने कॉम्प्रेस करके रखा है एट प्रेशर P, तो इससे क्या होगा कि अगर हम ये पिस्टन को मतलब फ्री छोड़ देंगे तो ये कॉम्प्रेस्ड गैस क्या करेगा, इसके ऊपर वर्क करेगा और वर्क करके ये पिस्टन को अपलिफ्ट करेगा. एज्यूम करते हैं कि पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है छोटा सा, दैट इज dx. तो इस प्रोसेस में कहते का मैं क्या बोल रहा था दे. ठीक है, इस प्रोसेस में जो फोर्स अप्लाई हुआ था वो फोर्स कितना होगा? F इक्वल्स टू P इंटू ए, कारण आपल्याला इन टर्म्स ऑफ प्रेशर डेटा पाहिजे. प्रेशर होता है फोर्स अपॉन, तो फोर्स बनेगा प्रेशर इंटू एरिया. ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे वर्क डन चाहिए छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए dw, तो dw इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? F इंटू डी एक्स. बट F मतलब कितना है, तो dw इज इक्वल्स टू कितना बनेगा? P इंटू ए इंटू डी एक्स. तो ये आ गया वर्क डन. बट A इंटू डी एक्स इसका मतलब क्या है? V नहीं, dV, इंक्रीज इन वॉल्यूम. वॉल्यूम नहीं है, क्या है? इंक्रीज और चेंज इन वॉल्यूम. तो इसका मतलब dw यानी कि वर्क डन इज इक्वल्स टू होता है P इंटू dV. टॉपिकचा सगळ्यात इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला. ठीक है, dw इज इक्वल्स टू होगा P इंटू dw इज द वर्क डन. P मतलब प्रेशर, dV मतलब चेंज इन वॉल्यूम. ठीक है, तो dw बना P इंटू dV.
अगर हमें यहाँ पे टोटल वर्क डन चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, dw को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट कर रहे तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स होगी फ्रॉम v1 से लेके v2 तक, मतलब कि ये बनेगा p इन ब्रैकेट v2 माइनस v1, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट से। एंड सेम पार्ट जब हम अप्लाई करेंगे टू द पीवी डायग्राम और इंडिकेटर डायग्राम, तो वहाँ पे क्या होगा, जो हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे P वर्सेस V का, तो यहाँ पे अगर ये स्टेट चेंज हो रही है फ्रॉम A से लेके B, तो इस प्रोसेस में जितना वर्क डन हुआ था उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखो हम 1D में पढ़ते थे, अगर हमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है एंड उसके ऊपर से डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या करना पड़ता था, एरिया कैलकुलेट करना पड़ता था। क्यों ऐसे, क्योंकि अगर वेलोसिटी दी है, वेलोसिटी के ऊपर से डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो उसको इंटीग्रेट करना पड़ता है, मतलब जब भी हम इंटीग्रेट करेंगे ग्राफ के ऊपर एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि हे सगळं लिहून झालं का, लिहा पटकन। वर्क डन फ्रॉम पीवी डायग्राम, स्टार मार्क करके एट द एंड लिखो। फ्रॉम पीवी डायग्राम वर्क डन इज गिवन बाय, फ्रॉम पीवी डायग्राम वर्क डन इज गिवन बाय एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम V1 टू V2, फ्रॉम V1 टू V2। काही लक्षामध्ये मग, तो हर बार अगर वर्क डन कैलकुलेट करना है, अगर डेटा दिया है तो P dV एंड अगर ग्राफ दिया है तो PV का है एरिया। नाउ राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। तो हर एक साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है, ऑलवेज 0, नॉट इक्वल टू 0 होता है। कितना होता है, नॉट इक्वल टू 0। कोण 0 म्हटलं, तू म्हटलं की निकिता, तू म्हटली, म्हणजे माहीत होतं असं का, माहीत नव्हतं का, का होतं केमिस्ट्रीमध्ये, केमिस्ट्रीमध्ये 0 होतं का वर्क डन, नाही होत का, बरं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी नाही, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होती, कळलं का। वर्क डन केमिस्ट्रीत पण नाही होत ना, नक्की बघा बरं का, प्रत्येकाच्या वेगवेगळ्या केमिस्ट्री आहेत, वेगवेगळ्या केमिस्ट्रीमध्ये चेक करा, होतं नाही होतं, कारण 2 वर्षापूर्वी असंच झालं होतं की शेकोटू सायक्लिक प्रोसेस, मी सांगितलं वर्क डन इन सायक्लिक प्रोसेस इज 0, सर होतच नाही म्हणे केमिस्ट्रीमध्ये आम्हाला, नाही मी सांगितलं होतं वर्क डन इन सायक्लिक प्रोसेस नॉट 0, म्हटलं की इन एव्हरी सायक्लिक प्रोसेस वर्क डन इज 0, हे आम्ही केमिस्ट्री शिकलो आहे म्हणे। त्यावेळी मी डोकं लावत नाही, तुमची केमिस्ट्री वेगळी असू शकते, जसं कोणाच्या केमिस्ट्रीमध्ये जर 0 होत असेल तर 0 ठेवा, ठीक आहे। बट आपल्या फिजिक्समध्ये हे कॅल्क्युलेट करावं लागतं। कसं कॅल्क्युलेट करायचं पवन, वर्क डन इन सायक्लिक प्रोसेस, प्रेशर इंटू व्हॉल्यूम नाही रे बाळा, चेंज इन व्हॉल्यूम dV, पण ते इनिशियल आणि फायनल स्टेट व्हेरिएबल तर सेम आहे, मग चेंज इन व्हॉल्यूम 0, मग वर्क डन गोळच झाला आता, ठीक है ना। तो ये साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन हम कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम पीवी ग्राफ्स। कहाँ से कैलकुलेट करेंगे हर बार, फ्रॉम पीवी ग्राफ। ये इनिशियल स्टेट वेरिएबल से ए, देन उसके बाद में सिस्टम चेंज होके आ रही है बी के ऊपर, ठीक है। जाते टाइम इसने एक पाथ फॉलो किया था, इसको बोलते हैं ए एक्स बी। अगेन वापस आते टाइम इस पाथ से सिस्टम वापस आ रही है, ये बना ए वाई बी। हमें क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन। तो हमें मालूम है कि पीवी ग्राफ के ऊपर जब हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं तो हमें एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करना पड़ता है। तो जब प्रोसेस ए एक्स बी थी, मतलब जब सिस्टम के स्टेट वेरिएबल्स ए से लेके बी तक जा रहे थे, ए से लेके बी तक, तब जो वर्क डन हो रहा है उसको हम W1 बोलते हैं। कितना होगा वर्क डन, एरिया अंडर द कर्व। अब कर्व निकालना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे एक पॉइंट इकडे ए घेतला, याला
सी घ्या, ह्याला डी घ्या. नाही कळत काय नाही कळत नाही म्हणता, नाही कळत की लगेच नाही कळत आहे. याला सी म्हणा याला डी म्हणा, हे नाही कळलं का? काय नाही कळलं बाळा तुला? मग नाही कसं काय म्हटली? सवय लागली आहे ना गायत्रीसारखी. नाही कळलं असं जर म्हटलं की आपला हात वरच पाहिजे. नाही कळलं, काय नाही कळलं हे पण कळलं पाहिजे का? ते पण नाही कळलं तुला? हा ग्राफ होता. इथं आपण फक्त ए पॉइंटच्या रिस्पेक्टमध्ये व्ही सी घेतला इनिशियल, आणि फाइनलमध्ये किती घेतला? डी घेतला. कळालं का नाही कळालं? तो यहाँ पे जब हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करना पड़ेगा, बरोबर? तो ये एरिया अंडर द कर्व क्या होगा? एरिया ऑफ कौन सा कर्व है? सी ए एक्स बी डी. हाँ, सी ए एक्स बी डी, इसके अंडर का एरिया मतलब क्या मिला हमें? वर्क डन. कहाँ से कहाँ तक? जब इनिशियल टू ये फाइनल स्टेट में जा रहे थे तब. अब उसके बाद में यहाँ पे प्रोसेस क्या हो रही है? स्टॉप नहीं हो रही है. तो उसके बाद में हमें फिर से बी से लेके वाई एंड ए इस पाथ का भी वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा. ये कब है? जब सिस्टम बी से लेके ए तक वापस आ रही है. अब यहाँ पे अगर हमें एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करना है तो ये एरिया अंडर द कर्व क्या बनेगा? ये एरिया अंडर द कर्व हा बनेल ना, म्हणजे कर्वच्या खाली असणारा एरिया क्या बनेगा? सी म्हणजे W2 इज इक्वल्स टू एरिया डी बी वाय ए सी. इकडनं सुरू होती ना प्रोसेस. क्या बनेगा? एरिया डी बी वाय ए सी. ये एरिया हो गया. कळलं का? दोन कर्वचे दोन एरिया मिळाले. ठीक है. तो जब हम नेट वर्क डन कैलकुलेट करेंगे इन साइक्लिक प्रोसेस तो हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों वर्क डन को ऐड करना पड़ेगा, W1 प्लस W2. बट प्रॉब्लम ये हुआ था कि ये वापस आते टाइम इसलिए ये निगेटिव होगा वर्क डन. मतलब कि यहाँ पे नेट वर्क डन जो भी होगा W नेट इज इक्वल्स टू क्या होगा? एरिया. पहले कौन सा एरिया था? नहीं ना, सी ए एक्स बी डी माइनस दूसरा एरिया कौन है? डी बी वाई ए सी. इनका सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा. मतलब ये पहले येलो माइनस ये वाइट है का? हाँ वाइट. तो उसके बाद क्या बचा? उसके बाद सिर्फ इतना एरिया बचा. ठीक है. एंड यही एरिया मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नेट वर्क डन रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. तो वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस क्या होगा? कोणता एरिया? नहीं नहीं, असं इन जनरल कोणता एरिया? अंडर द कर्व नहीं, एरिया एनक्लोज्ड बाय द लूप. साइक्लिक प्रोसेस मतलब हर बार लूप होगा. लूप कळतं का? हाँ. तो लूप के अंदर जो एरिया होगा उतना ही वर्क डन होता है इन केस ऑफ साइक्लिक प्रोसेस. अंडर द कर्व म्हणजे कर्वच्या खाली, एनक्लोज बाय द लूप म्हणजे लूपच्या मध्ये. कळालं? राईट. वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस इज गिवन बाय एरिया एनक्लोज्ड बाय द लूप. एरिया एनक्लोज्ड बाय द लूप. तो ये हो गई साइक्लिक प्रोसेस एंड वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस. बस इसमें अगर ये साइक्लिक प्रोसेस हम क्लॉकवाइज मेजर करेंगे, पवन क्लॉकवाइज म्हणजे असं, तो उस केस में वर्क डन रहेगा पॉजिटिव. एंड अगर एंटी क्लॉकवाइज आहे तो केमिस्ट्रीत असं असतं का? ते क्लॉकवाइज निगेटिव्ह आहे का आणि अँटी क्लॉकवाइज पॉझिटिव्ह आहे? नक्की का? हो म्हण ना. असं नाही केमिस्ट्रीमध्ये, असंच आहे का? क्लॉकवाइज निगेटिव्ह आहे म्हणजे केमिस्ट्री अशी फायनलकडून इनिशियल गेलेली का? असेल तर मी सांगतोय बरं का, तुमच्या केमिस्ट्रीच्या कन्सेप्ट आहे
त्या तशाच ठेवा. हे इकडं आपल्याकडं हे ॲप्लिकेबल असेल. क्लॉकवाईज पॉझिटिव्ह, अँटी क्लॉकवाईज निगेटिव्ह. हे बघ भारती पण सांगते क्लॉकवाइज निगेटिव्ह है केमिस्ट्री में. का फिजिक्स में सांगते बेटा तू? भारती फिजिक्स में बोला है केमिस्ट्री में क्लॉकवाइज निगेटिव. चलो फिनिश्ड. नेक्स्ट. Write down next point. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. क्या हो गया, क्या ठीक है, केमिस्ट्री या फिजिक्स? FLOT, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? Write down first point. It is रीस्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है वही होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कॅन बी ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम. हे तुम्ही केमिस्ट्री स्टडी करता बरोबर, बट आपण फिजिक्समध्ये थोडं मॉडिफाय करतो त्याला. अजून कसं मॉडिफाय करतो हे बघा. अगर हमने सिस्टम को हीट सप्लाई की है DQ, तो सिस्टम क्या करता है, इस हीट को यूटिलाइज करके सबसे पहले खुद की इंटरनल एनर्जी बढ़ाता है एंड उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है उसका यूज़ करके वर्क करता है. मतलब जितनी एनर्जी हमने यहाँ पे प्रोवाइड की थी वो यहाँ पे क्या होती है, पूरी की पूरी यूटिलाइज होती है. मतलब एनर्जी क्रिएट भी नहीं हो रही है, डिस्ट्रॉय भी नहीं हो रही है, बस क्या हो रहा है, उसका फॉर्म चेंज हो रहा है. कैसे चेंज हो रहा है, यहाँ पे हम हीट सप्लाई करेंगे, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी. इंटरनल एनर्जी बढ़ गई मतलब क्या बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा. टेम्परेचर बढ़ा मतलब क्या बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी. एंड यहाँ पे वर्क डन हुआ. वर्क डन होगा मतलब क्या होगा, एक्सपांशन होगा, वॉल्यूम बढ़ेगी. समझ में आ रहा है ना, मतलब एनर्जी के फॉर्म सिर्फ चेंज होते हैं. ठीक है, सो राइट डाउन, राइट इन डबल यूनिटेड कॉमा नाउ. अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, amount of heat supplied to the system is utilized in increasing its internal energy. Utilized in increasing its internal energy and remaining amount of energy is utilized to do work on the surrounding. Double united comma close. That is FLOT represents relation between, first law of thermodynamics represents relation between work, internal energy and heat supplied. Work, internal energy and heat supplied. Work, internal energy and heat supplied, which is given by, क्या है फॉर्मूला, DQ इक्वल्स टू DU प्लस DW. मला वाटतं केमिस्ट्रीमध्ये उलटं पालटं करून दिलं आहे ना. DU इक्वल्स टू DQ मायनस DW दिलं आहे. प्लस कसं देतील, बार, म्हणजे तिकडे एक्सपान्शनला निगेटिव्ह घेतात. काय घ्यायचं घ्या, हे कळलं. DQ इक्वल्स टू DU प्लस DW. झाला नाही थर्मोडायनेमिक्स अजून, मग राहू द्या. ठीक आहे, झाल्यानंतर बघून घेऊ. DQ इक्वल्स टू DU प्लस DW. DQ का मतलब लिया, मीनिंग लिया. DQ अमाउंट ऑफ हीट चेंज म्हणे, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम और रिजेक्टेड बाय द सिस्टम. अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड
टू द सिस्टम और रिजेक्टेड बाय द सिस्टम। मतलब हीट जो है हम एक तो सिस्टम को सप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो सिस्टम उसको रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो जो भी अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड और रिजेक्टेड है उसको हम यहाँ पे डी क्यू बोल रहे हैं। देन डी यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, लिया ना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डी डब्ल्यू वर्क डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम, ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम। अब यहां पे देखो, अगर अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम है तो उसको हम लेंगे पॉजिटिव। अगर अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड बाय सिस्टम है तो हम उसको लेंगे निगेटिव। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी है, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे। लेकिन अगर वहाँ पे डी यू कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी कि कौन डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसको निगेटिव लेंगे, ठीक है। देन अगर डी डब्ल्यू के लिए वहाँ पे एक्सपांशन हो रहा है, एक्सपांशन का मतलब क्या होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एंड अगर वहाँ पे एक्सपांशन की जगह पे कॉम्प्रेशन हो रहा है, तो कॉम्प्रेशन का मतलब क्या होता है, वर्क डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम, ये क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलो हो गया, हे बघून लिहितात काय प्लस मायनस, नेक्स्ट थर्मोडायनामिक प्रोसेस। थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस क्या होता है, थर्मोडायनामिक प्रोसेस का मतलब परत तेज द प्रोसेस इन विच थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स चेंजेस, हो ना। थर्मोडायनामिक प्रोसेस मतलब क्या होगा, द प्रोसेस इन विच थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स चेंजेस, उसको बोला जाता है थर्मोडायनामिक प्रोसेस। कौन सी होती है, हाँ, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, राइट डाउन, आइसोकोरिक मतलब, वेरी गुड, आइसोकोरिक प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है इसका मतलब कौन सा लॉ अप्लाई होगा, वेरी गुड, क्या होता है गेल-लुजैक्स लॉ में, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि P अपॉन टी बनेगा कांस्टेंट, एंड P अपॉन टी अगर कांस्टेंट है तो ये बनेगा P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू T1 अपॉन T2। ये होता है आइसोकोरिक प्रोसेस में। तो अगर आइसोकोरिक प्रोसेस में हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन के लिए फॉर्मूला होता है P इंटू डी, बट यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम नहीं होने वाली, मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है, जीरो होता है। आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है, जीरो होता है। एंड अगर यहाँ पे वर्क डन जीरो है, इसका मतलब जब हम इसको FLOT फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करेंगे, दैट इज DQ इज इक्वल्स टू DU प्लस DW, तो इसमें हमें DQ इज इक्वल्स टू डायरेक्टली क्या मिलेगा, DW, यानी कि जितनी अमाउंट ऑफ हीट हम सप्लाई कर रहे थे, पूरी की पूरी हीट यूटिलाइज होगी इन रेजिंग इट्स इंटरनल एनर्जी, मतलब टेम्परेचर। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी, सूरज, NCV dt,
कितनी होती है, n इंटू सी वी इंटू डी टी. बरोबर आहे ते पण इथं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वगैरे काही लागणार नाही ना आपल्याला, फक्त नंबर ऑफ मोल्स पाहिजे. तो क्या बनेगा, एन सी वी डी टी बस डेल्टा टी. आइसोकोरिक, इसके बाद में बेरिक नहीं बारिक, आइसो तांदळे प्रोसेस आला एक तांदळे यार नहीं आला. आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है, आइसोबैरिक में प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट. अब आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है. प्रेशर कांस्टेंट मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. अगर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, इसका मतलब V अपॉन टी कांस्टेंट है. अगर V अपॉन टी कांस्टेंट है, इसका मतलब V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू T1 अपॉन T2 होगा. एंड इस प्रोसेस में जो हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा वर्क डन, W इज इक्वल्स टू P इंटू डी वी. तो यहाँ पे अगर हम डी वी को इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम V1 से लेके V2 तक, तो वर्क डन कितना मिलेगा, P इन ब्रैकेट V2 माइनस V1, क्योंकि डी वी का इंटीग्रेशन V है, लिमिट्स है V1 से लेके V2 तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब V2 माइनस V1. और यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा PV2 माइनस PV1. तो ये हो गया वर्क डन इन केस ऑफ कौन सी प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस. बट PV इक्वल्स टू होता है nRT. तो इसका मतलब PV1 है तो nRT1 एंड PV2 है तो nRT2. तो इस वर्क डन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं nRT2 माइनस T1. तो इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर चाहिए तो ये, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चाहिए तो ये वर्क डन का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं. अगर इस प्रोसेस में हमने फिर से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई किया, FLOT, क्या होगा, dq इज इक्वल्स टू du प्लस dw. प्रोसेस कौन सी है, आइसोबैरिक है. तो यहाँ पे वर्क डन होगा क्या, कितना होगा, जीरो नहीं होगा, कितना होगा, nr डेल्टा टी या फिर p इंटू डेल्टा वी. उसके बाद में इंटरनल एनर्जी चेंज होगी क्या, आइसोबैरिक प्रोसेस से इंटरनल एनर्जी चेंज होगी क्या, होगी, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होगा. ठीक है. एंड dq मतलब क्या होता है, हीट सप्लाई. तो dq का फॉर्मूला होता है n इंटू सी पी डी टी. देन du का फॉर्मूला n इंटू सी वी डी टी. एंड dw का फॉर्मूला n इंटू आर इंटू डी टी. हे कुठून आले फॉर्मूले माहिती है का, इनको अगर पुट करेंगे तो क्या होगा फिर, n इंटू सी पी इंटू डी टी इज इक्वल्स टू n इंटू सी वी इंटू डी टी प्लस एन आर डी टी. अगर थ्रू आउट हम n डी टी से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, सी पी मायनस सी वी इक्वल्स टू आर. असं काहीतरी कालच डिस्कस केलं होतं आपण, सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर. उसके बाद में अगर यहाँ पे वेरियस रिलेशंस देखेंगे, जैसे कि डी क्यू अपॉन डी डब्ल्यू करना है, इकडे लक्ष द्या, लिहायची गडबड करू नका. डी क्यू अपॉन डी डब्ल्यू क्या आएगा, डी क्यू अपॉन डी डब्ल्यू सी पी बाय आर. ये थियोरटिकल क्वेश्चन साठी लक्षात ठेवा. डी क्यू बाय डी डब्ल्यू मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड पर यूनिट वर्क इज इक्वल्स टू कितना है, सी पी बाय आर. सी पी का मतलब आर गैस कांस्टेंट. उसके बाद में अगर डी यू बाई डी डब्ल्यू चाहिए तो क्या होगा, हे बघा डी यू अपॉन डी डब्ल्यू तो क्या होगा, एन डी टी कैंसिल, क्या बनेगा, सी वी अपॉन आर. उसके बाद में अगर डी क्यू अपॉन डी यू चाहिए क्या होगा, सी पी बाय सी वी मतलब कौन, गैप. ठीक है. तो इस तरह से ये डी यू डी डब्ल्यू, डी क्यू डी यू एंड डी क्यू डी डब्ल्यू इनके बिटवीन के रिलेशन है. ठीक है. इन केस ऑफ कौन सी प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस. क्या है आइसोबैरिक प्रोसेस में, प्रेशर कांस्टेंट. प्रेशर कांस्टेंट तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T.
V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2, या फिर V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू T1 अपॉन T2। उसमें वर्क डन P डेल्टा V मतलब P इन ब्रैकेट V2 माइनस V1, या फिर NR डेल्टा T मतलब NR इन ब्रैकेट T2 माइनस T1। वर्क डन होने के बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसमें इक्वेशन अप्लाई करके Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R, देन ये रेशियोज dq बाई dw, देन du बाई dw, देन dq बाई d। क्लियर? तो पहले आइसो कोरिक, देन आइसो बारिक, उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस में आइसो मतलब सेम, थर्मल टेम्परेचर सेम, ठीक है, यानी कि यहाँ पे T विल रिमेन्स कांस्टेंट एंड T कांस्टेंट है, मतलब कौन हो गया? बॉयल्स लॉ। क्या एक्सप्लेन करता है? P इंटू वी बनेगा कांस्टेंट, एंड अगर P इंटू वी कांस्टेंट है तो P1 V1 इक्वल्स टू रहेगा P2 V2। अब हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, एंड ये वर्क डन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, IMP है, ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? W इज इक्वल्स टू P इंटू DV। बट यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर है क्या? नहीं, कांस्टेंट कौन है? टेम्परेचर। इसलिए हम क्या करेंगे? बाय यूजिंग PV इक्वल्स टू NRT, P को रिप्लेस कर देंगे, तो P इक्वल्स टू क्या बना? NRT अपॉन V, यानी कि ये जो वर्क डन है W या फिर DW इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है? NRT इंटू DV बाय V। इथपर्यंत कळलं का? बघा काय केलं आपण, सिर्फ प्रेशर कांस्टेंट नहीं था इसलिए उसको क्या किया? टेम्परेचर के फॉर्म में रिप्लेस किया, ठीक है। अब हमें टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है, क्या करना पड़ेगा? DW को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब DW को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पे NRT कांस्टेंट है, तो इसको अगर बाहर लेंगे तो क्या बचेगा? NRT इंटीग्रेशन ऑफ dv बाय v, गायत्री इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x, okay? तो nRT ये इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ x, तो इंटीग्रेशन ऑफ dv बाय v का क्या होगा? log ऑफ v। नीट वाले टेंशन घेऊ नका, डायरेक्ट लक्षात ठेवा, ये बनेगा log ऑफ v, और लिमिट्स होगी फ्रॉम v1 से लेके v2 तक, तो ये भी पुट करेंगे फ्रॉम v1 से v2, बट ये log कौन सा होता है? नेचुरल लॉग होता है। तो इसको ln ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ln ऑफ क्या आया था? v। ln का मतलब नेचुरल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये NRT एज इट इज, बस यहाँ पे जब अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा? नॅचरल लॉग ऑफ V2 मायनस नॅचरल लॉग ऑफ V1। तुम्ही लहानपणी शिकले असाल लॉग ऑफ m मायनस लॉग ऑफ n, लॉग ऑफ m बाय n नसेल शिकले तरी लक्षात घ्या, इथं सबट्रॅक्शन असेल की त्याची डिव्हिजन होते, मग काय मिळेल आपल्याला? NRT नेचुरल लॉग ऑफ V2 बाय V1। ये हो गया वर्क डन, कौन सी प्रोसेस में? आइसोथर्मल प्रोसेस में। एंड जब भी हमें ये नेचुरल लॉग को कन्वर्ट करना पड़ता है लॉग टू द बेस 10 में, तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2.303, इसलिए हमें थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में वर्क डन मिलता है W इज इक्वल्स टू 2.303 NRT log to the base 10 of V2 अपॉन V1। बट प्रोसेस में क्या था? P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 था, तो यहाँ पे V2 अपॉन V1 को हम रिप्लेस कर सकते हैं, कैसे? तो W इज इक्वल्स टू मिलेगा 2.303 NRT log टू द बेस 10 ऑफ P1 अपॉन P2, ठीक है। तो ये हो गए वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। चलो फिनिश्ड।
वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. लिहितच नाही काहीच. तू लिहित जा, ते सर करून गेड्यावानी. असं उलट कोणती शाळा होती? तर तू पण ते सर करायला लागली जुन्या नोटबुक. हे फ्री भेटलेलं आहे म्हणजे विकत घेतलेली की. चला नेक्स्ट. झालं का? चलो, अब ये अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है, कौन सी प्रोसेस? आइसोथर्मल है. तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या है? अरे आत्ताच झाली तर संपलं नाही ना, अजून बाकी आहे ना. कोण म्हटलं आत्ताच झाली म्हणून? ठीक आहे, ठीक आहे, तिला कन्सिडर केले आपण. आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है. तो अगर ये टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब चेंज इन टेम्परेचर dt कितना होगा? राहू देऊ का, ये सोडून द्यायचं का? dt इक्वल्स टू कितना होगा? 0 होगा. एंड अगर dt 0 है तो इसका मतलब du क्या होगा? यानी आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स सेम, वो चेंज होती ही नहीं है. ठीक है, इसलिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना है? 0 है. तो इसको अगर हम फिर से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करेंगे तो इसको अप्लाई करने से क्या होगा? dq इज इक्वल्स टू du प्लस dw. बट du तो 0 है, इसका मतलब dq इज इक्वल्स टू क्या होगा? dw. यानी कि जितनी अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करेंगे वो पूरी की पूरी क्या करेगी? पूरा का पूरा वर्क डन के लिए यूटिलाइज होगा. ठीक है, तो इसका मतलब अगर यहां पे एक्सपांशन हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है, इसका मतलब वर्क डन पॉझिटिव्ह आहे. कळलंय का? कळतंय का? वर्क डन पॉजिटिव है. एंड अगर वर्क डन पॉजिटिव है, इसका मतलब हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, मतलब डी क्यू भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा. ठीक है, एंड अगर वहां पे एक्सपांशन की जगह पे कॉम्प्रेशन हो रहा है तो कॉम्प्रेशन की केस में क्या होगा? वर्क डन जो है निगेटिव रहेगा. वर्क डन निगेटिव है, इसका मतलब क्या होगा? सिस्टम जो है हीट को रिजेक्ट करेगी. एंड हीट अगर रिजेक्ट हो रही तो इसका मतलब डी क्यू भी क्या होगा? निगेटिव होगा. क्लियर? स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस. अब आइसोथर्मल प्रोसेस का स्लोप निकालने के लिए पीवी डायग्राम पे स्लोप निकालना है, मतलब हमें क्या निकालना है? डीपी बाय डीवी निकालना है. ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट है, तो हमें पीवी को क्या करना पड़ेगा? अभी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. क्या होगा पीवी का डिफरेंशिएशन? यूवी का रूल अप्लाई करना पड़ेगा, दोनों भी वेरिएबल. ठीक है, तो क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब 0 है. तो ये प्लस अगर उधर जाएगा तो क्या होगा? P इंटू डी वी इक्वल्स टू माइनस ऑफ V इंटू डी पी. यानी कि अगर मैं यहाँ पे डी पी बाई डी वी कैलकुलेट करूँगा तो कितना आएगा? माइनस ऑफ P अपॉन V आएगा. तो ये होता है स्लोप ऑफ आइसोथर्मल ग्राफ और आइसोथर्मल प्रोसेस along और ऑन पीवी डायग्राम. ठीक है, अब इसके ऊपर से हमें निकालना है बल्क मॉडुलस. याद है न्यूटन क्या बोला था? न्यूटन ने प्रोपागेशन ऑफ साउंड थ्रू द मीडियम इज एन आइसो, और वहां पे हम डायरेक्ट लिख रहे थे फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस बीटा इक्वल्स टू, तो क्यों लिख रहे थे वो यहाँ पे आने वाला है. ठीक है, देखो dp अपॉन dv इक्वल्स टू p बाई v है. पवन बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला बोल. काय? P by delta V upon V. Concentration upon delta V by
कळलं सगळ्यांना? P अपॉन मतलब dP अपॉन dV बाय V। तो यहाँ पे अगर जो V है हम यहाँ पे लेके आएंगे तो क्या बनेगा, V इंटू डी पी बाई डी वी। एंड इसी V इंटू डी पी बाई डी वी को हमने क्या बोला था, बीटा बोला था, मतलब बल्क मॉडुलस बोला था। इसलिए बल्क मॉडुलस फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस इक्वल टू कितना होता है, P होता है। कितना होता है, P होता है। ठीक है, चलो राइट डाउन। सो दिस इज ऑल अबाउट आइसोथर्मल प्रोसेस। हो गया लिख के? आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, उससे पहले साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, एंड अजून क्वाजीस्टैटिक। क्वाजीस्टैटिक क्या होता है? क्वाजीस्टैटिक मतलब हाँ, इकडे कोण राहिलं अजून आइसोथर्मल के बाद में? एडियाबॅटिक, एडियाबॅटिक के बाद में पॉलीट्रॉपिक। चलो एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब क्या? वेरी गुड, ठीक है। हाँ है ना, यू नहीं, Q0 लिया। द प्रोसेस इन विच नो हीट, द प्रोसेस इन विच नो हीट is exchanged, no heat is exchanged with the system, with the surrounding, then the process is known as adiabatic process। यानी कि adiabatic process में क्या होगा, dq इक्वल्स टू 0 होगा। क्या होगा? dq इक्वल्स टू 0 होगा। अब ये एडियाबैटिक प्रोसेस में जो है देखो, इक्वेशन ऑफ स्टेट इस तरह से लिखा जाता है, pv रेस टू गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है, pv रेस टू गामा इज कांस्टेंट, pv रेस टू गामा इज कांस्टेंट, वेयर p v गामा एडियाबैटिक नहीं, एडियाबैटिक कांस्टेंट। ठीक है, एडियाबैटिक कांस्टेंट मतलब क्या, वही रेशो ऑफ Cp टू Cv, गामा इक्वल्स टू Cp बाय Cv। आता थोडंसं बोर्डवर फोकस करा। इसको हम क्या करेंगे, इसका फॉर्म चेंज करने के लिए पहले P को रिप्लेस करेंगे। जैसे कि PV इक्वल्स टू होता है nRT, तो मैं P को रिप्लेस करके यहाँ पे लिख सकता हूँ nRT अपॉन V। एंड ये अगर यहाँ पे पुट करूँगा P की जगह पे, nR कॉन्स्टेंट है, उधर जाके C में ऐड होगा, उसका काम नहीं रहेगा, तो क्या बचेगा, T। नाही कळलं, हे P ला काय करणार आहे आपण, nRT बाय V नी रिप्लेस करणार आहे, बट nR कॉन्स्टंट आहे ना, तो इकडे गेला, कॉन्स्टंट अपन कॉन्स्टंट, कॉन्स्टंट वन नका म्हणू, ठीक है, वेगवेगळे कॉन्स्टंट होते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ इधर का T अपॉन V, एंड यहाँ पे कौन है पहले से, V रेस टू गामा इक्वल टू कौन है, कॉन्स्टेंट। अब ये डिनोमिनेटर का गामा सॉरी V ऊपर आएगा तो क्या बनेगा, T इंटू वी रेस टू गामा -1 इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है, PV रेस टू गामा कांस्टेंट, लेकिन P को अगर T से रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा, T इंटू वी रेस टू गामा -1 इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद में अगर हम V को रिप्लेस करेंगे बाय मास अपॉन डेंसिटी, असं असतं का, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। फिर से मास कांस्टेंट है तो सेम इक्वेशन क्या बनेगा, अगर प्रेशर के फॉर्म में है तो P अपॉन रो रेस टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट, अगर P के साथ है तो, एंड अगर T के साथ है तो, कौन गाणे म्हणते, सपना, अरे तुला दिवसा पण स्वप्न आहे, म्हणजे स्वप्न पडतं का, T अपॉन रो रेस टू गामा -1 इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। कळलं का पवन, नाही कळलं, थोडं थोडं कसं कळलं बरं, कळलं तर पूर्ण कळलं पाहिजे ना। इथं V ला रिप्लेस केला आपण
मास बाय डेन्सिटीनी, मास कॉन्स्टंट तिकडे गेला, मग व्हीची जी पावर ती डेन्सिटीची पावर, गैमा -1 कहाँ पे, टी के साथ में, एंड जब पी के साथ में तो सिर्फ गैमा। कौन सी प्रोसेस है? एडियाबेटिक प्रोसेस। क्या होता है एडियाबेटिक प्रोसेस में? हीट सप्लाई नहीं होती, ठीक है, मतलब डी क्यू क्या होता है? जीरो होता है। प्रोसेस का इक्वेशन क्या है? पी वी रेस टू गैमा इक्वल टू वही, अगर टी के साथ में तो टी वी रेस टू क्या होगा? गैमा -1 होगा, ठीक है। डेंसिटी से रिप्लेस करेंगे तो बस पावर सेम है, बस डिनोमिनेटर में रो आएगा, ठीक है। एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करेंगे, उससे क्या होगा? डी क्यू इक्वल्स टू है डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी क्यू इक्वल्स टू क्या है? डी यू प्लस, लेकिन एडियाबेटिक प्रोसेस में डी क्यू कितना है? 0 है। इसका मतलब वर्क डन कितना होगा? वर्क डन होगा माइनस ऑफ डी यू, मतलब माइनस ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी डी यू कितना होता है? एन इंटू सी वी एक्स, काय म्हटली तू? एन का, बर एन इंटू सी वी इंटू डेल्टा टी, मतलब T2 माइनस T1 होता है, बरोबर। बट ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, यहाँ पे डेटा इन टर्म्स ऑफ गैमा दिया जाता है, इसलिए हम CV को गैमा के फॉर्म में रिप्लेस करेंगे। सांगा था CV इक्वल्स टू R अपॉन गैमा -1, R अपॉन गैमा -1। इसको पुट करेंगे तो DU कितना मिला? N इंटू R इन ब्रैकेट T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय गैमा -1। एंड फिर इसके ऊपर से जब वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो वर्क डन क्या है? बस माइनस ऑफ डी यू है, माइनस से मल्टीप्लाई है। कुठे गेलं? और क्या होता है? माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी डब्ल्यू क्या मिलेगा? एन आर T2 माइनस T1 क्या बनेगा? बस T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय गैमा -1। ये होता है वर्क डन इन केस ऑफ कौन सी प्रोसेस? एडियाबेटिक प्रोसेस। एन आर T1 माइनस T2 अपॉन गैमा -1, एन आर T1 माइनस T2 अपॉन गैमा -1। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू P1V1 माइनस P2V2 डिवाइडेड बाय गॅमा -1। आता हे कसं आलं? NRT को PV लिखा, T1 है तो P1V1, T2 है तो P2V2। ये हो गया वर्क डन इन केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। चलो हो गया। हे बघून लिहित आहे असं बरं वाटतंय वर, असं काही हे पण बघून लिहिता म्हटल्यानंतर काय याच्यामध्ये हे डी यूचा फॉर्म्युला कालपासून स्टडी करतोय आपण, त्यामध्ये सी व्ही फक्त रिप्लेस केला आहे आर अपॉन गॅमा -1, तेच रिपिटेशन इकडं। नेक्स्ट नेक्स्ट डाउन स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व। अब यहाँ पे स्लोप निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पी वी रेस टू गैमा इक्वल टू कॉन्स्टेंट था, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे आएगा? देखो, फर्स्ट फंक्शन p इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। अब v रेस टू गैमा का डेरिवेटिव क्या होगा? पावर से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू v रेस टू गैमा -1 इंटू v का डेरिवेटिव dv प्लस क्या होगा? सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, मतलब v रेस टू गॅमा इंटू डी पी इक्वल टू कॉन्स्टंट। हे तर बेसिक सगळ्यांनाच माहित असेल ना, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। सेकंड कौन है? v रेस टू गैमा। इसका डेरिवेटिव कैसा? पावर से मल्टीप्लाई किया, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, और वेरिएबल मतलब डिनोमिनेटर में dv नहीं था, dt था, इसलिए हमने क्या किया? dv लिख दिया। प्लस यहाँ पे v रेस टू गैमा कॉन्स्टेंट है, p का डेरिवेटिव dp हो गया। क्लियर? पहिल्यासारखंच ये कॉन्स्टेंट येईल का आता?
क्या होगा ये 0 होगा ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव, फिर प्लस उधर जाके माइनस, तो क्या बना P इंटू ग्यामा इंटू वी रेस टू ग्यामा माइनस 1 इंटू डी वी इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी रेस टू ग्यामा इंटू डी पी। स्लोप क्या होता है डी पी अपॉन डी वी इक्वल्स टू, मतलब ये डी वी उधर गया, क्या बचेगा ग्यामा इंटू पी इंटू वी रेस टू वी रेस, ही ABCD से नवीन काही नाही आहे, एवढं असं कन्फ्यूज होऊ नका। हे बघा, हे प्लस इकडे जाने के बाद माइनस यहाँ पे ये डी मल्टीप्लीकेशन में था, इधर आने के बाद डिनोमिनेटर में, तो क्या बचा ग्यामा इंटू पी, ग्यामा इंटू पी। ये वी रेस टू क्या है ग्यामा माइनस 1, अभी वी रेस टू ग्यामा मल्टीप्लीकेशन में था, इधर आके डिवीजन में आएगा, तो ये बनेगा वी रेस टू ग्यामा, ये माइनस रहेगा बस। ये किती येतं बघा आता, ग्यामा माइनस 1 अपॉन ग्यामा, ऊपर आने के बाद माइनस ग्यामा, तो ग्यामा माइनस 1 माइनस ग्यामा, तो क्या बचेगा सिर्फ, वेरी गुड, डी पी अपॉन डी वी इज इक्वल्स टू ग्यामा इंटू पी इंटू वी। ये हो गया स्लोप किसका ॲडियाबॅटिक का। नाही कळालं, किती लोकांना नाही कळालं हे असंच तर माहिती आहे की तुम्हाला, ए रेस टू एम डिवाइडेड बाय ए रेस टू एन इक्वल्स टू ए रेस टू एम माइनस एन। ग्यामा पी बाय, हो, ग्यामा पी बाय वी, ठीक है। अब यहां से हमें क्या चाहिए फिर से, बल्क मॉडुलस, लैप्लस करेक्शन आठवते का, क्या बोला था लैप्लस ने, प्रोपागेशन ऑफ साउंड इज एडियाबेटिक प्रोसेस। तो यहाँ पे फिर से v इंटू डी पी बाई डी वी करेंगे तो बीटा इक्वल्स टू कितना मिलेगा ग्यामा इंटू पी। राइट डाउन विथ स्टार मार्क। स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व किसका ज्यादा होगा, एडियाबेटिक आइसोथर्मल, आइसोथर्मल का पी है, एडियाबेटिक का ग्यामा पी है, तो किसका ज्यादा होगा, राइट डाउन, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। एडियाबेटिक का स्लोप ज़्यादा होगा, मतलब ग्राफ में पूछा जाता है कि कौन सा ग्राफ कौन सी प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो एडियाबेटिक का स्लोप ग्रेटर है एज दैट ऑफ आइसोथर्मल। हो गया, हे पण लिहून झालं बोर्डवरचं। अब देखो साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, उसके बाद आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, देन आइसोथर्मल, एडियाबॅटिक, उसके बाद में कॉजी स्टॅटिक आहे, लिहायचं नाही, फक्त लक्षात ठेवायचं। कॉजी म्हणजे नियर टू, स्टॅटिक म्हणजे स्टेशनरी। ऐसी प्रोसेस विच प्रोसीड्स एक्सट्रीमली स्लो, इतनी स्लो कि ऐसे लगता है कि वो स्टेशनरी है, मतलब प्रोसेस होती ही नहीं है, उस प्रोसेस को बोला जाता है कॉजी स्टैटिक प्रोसेस। तो प्रोसेस अगर इतनी स्लो है तो क्या होगा, उसको प्रॉपर टाइम मिलेगा सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज करने के लिए, इसलिए टेम्परेचर एट एवरी पॉइंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, एवढंच आहे कॉजी स्टॅटिक, ठीक है। एंड अब लास्ट प्रोसेस बची, दैट इज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। राइट डाउन, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होता है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का मतलब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, कोणाला माहिती आहे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, अरे काय असते पण इक्वेशन ऑफ स्टेट बरोबर आहे, काय कोणाला म्हणायचं पॉलीट्रॉपिक, प्रेशर कॉन्स्टंटला, का बरं, ती आइसोबॅरिक होती, व्हॉल्यूम कॉन्स्टंटला ती आइसोकोरिक होती, टेम्परेचर कॉन्स्टंटला सगळं कॉन्स्टंट असतं, वी चेंज होतो, बरं। राइट डाउन, द प्रोसेस और थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच pressure, volume and temperature changes, but process is not
आयसोकोरिक, आयसोबॅरिक, आयसोथर्मल, ॲडियाबॅटिक. कुठलीच प्रोसेस नाही तरी पण थर्मोडायनेमिक वेरिएबल काय होतात, चेंज होता है. उस प्रोसेस को बोला जाता है एज ए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस. मतलब द प्रोसेस विच इज नॉट आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, एडियाबैटिक बट देन ऑल्सो thermodynamic variables, any pressure, volume and temperature changes, then process is known as polytropic process. क्या होता है polytropic process में, P into V raised to A remains constant. वहाँ पे कौन था, गामा, यहाँ पे कौन है, A, बट A जो है वो गामा नहीं हो सकता, 1 भी नहीं हो सकता है और 0 भी नहीं हो सकता. ठीक है, ये कांस्टेंट रहेगा अदर देन गामा, अदर देन 1, अदर देन 0. PV रेज टू A इक्वल्स टू कांस्टेंट. अब हम इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं पहले जैसे, है ना, जैसे PV रेज टू गामा था, जब T के साथ में लिखा था तो यहाँ पे क्या होगा, A माइनस 1 क्या बनेगा, कांस्टेंट बनेगा. फिर से अगर डेंसिटी के फॉर्म में लिखना है तो P अपॉन रो रेज टू A, यहाँ पे T अपॉन रो रेज टू A माइनस 1. ठीक है, नेक्स्ट इससे रिलेटेड बस आगे का पार्ट देखेंगे, वही इंपॉर्टेंट है कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में जो यहाँ पे du है, इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना होता है, n इंटू सी वी इंटू T2 माइनस T1. उसके बाद में जो वर्क डन होता है dw, ये होता है nr इन ब्रैकेट T2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस A. गामा माइनस 1 था ना, उसकी जगह पे क्या आता है, बस 1 माइनस A. एंड जो हम हीट सप्लाई करेंगे dq, ये बनती है n इंटू सी इंटू T2 माइनस T1. चेंज का है फक्त, ये गामा माइनस 1 था, यहाँ पे 1 माइनस ए है. ठीक है, बाकी हम जो हीट सप्लाई करते हैं वो होते हैं एन सी डेल्टा टी, वही है. देन यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम फॉर्मूला है. ठीक है, और यहाँ पे अगर हम इसको पुट करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में तो क्या होगा, डी क्यू इक्वल्स टू बनेगा डी यू प्लस डी डब्ल्यू. अब बोलो डी क्यू कौन है, एन सी ब्रैकेट ऑफ T2 माइनस T1 इक्वल्स टू डी यू कौन है, एन सी वी T2 माइनस T1 प्लस डी डब्ल्यू कौन है, एन आर इन ब्रैकेट T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए. अब अगर थ्रू आउट एन से T2 माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये सब कैंसिल हो जाएगा एंड हमें मिलेगा एक्सप्रेशन फॉर C, वेयर C का मतलब क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कोणासाठी, फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस. क्या बनेगी ये, CV माइनस R अपॉन A माइनस 1. प्लस था बस माइनस कर दिया. ठीक है, A माइनस 1. CV का मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम की, R मतलब एंड A का मतलब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का कांस्टेंट. ठीक है, तो C का मतलब, तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में यही एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, C इक्वल्स टू CV माइनस R अपॉन A माइनस 1. दिस इज ऑल अबाउट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस. ठीक है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस में बस इतनी ही है. कौन सी, साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, कॉजी, स्टैटिक, उसके बाद आइसो, एडियाबैटिक एंड लास्ट में पॉलीट्रॉपिक. ठीक है, हर एक प्रोसेस में इक्वेशन स्टेट का, उसके बाद में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करने के बाद क्या आता है, देन वर्क डन, स्लोप एंड उसके बाद में बल्क मॉड्युलस फॉर आइसोथर्मल अँड ॲडियाबॅटिक. ठीक आहे, हे उद्या सगळं प्रिपेअरच पाहिजे, उद्या म्हणजे आजच. अजून पॅक नका करू नोटबुक. नाउ राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट. बस करायचं. ठीक है, बस इसके आगे जो है थ्योरेटिकल कंसेप्ट है ना, मेल्टिंग, देन वेपराइजेशन एंड फ्री एक्सपांशन. हे बघा, मेल्टिंग की प्रोसेस में क्या होता है,
सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन होता है। तो बेसिक कंडीशन क्या है कि जब सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन होता है तो वहाँ पे जो चेंज इन वॉल्यूम है कितनी होती है, 0 होती है। जितनी वॉल्यूम सॉलिड की थी उतनी वॉल्यूम लिक्विड की होती है। तो चेंज इन वॉल्यूम अगर 0 है तो वर्क डन भी कितना होगा, 0 होगा, एंड वर्क डन भी 0 है। देन ये स्टेट ऑफ चेंज जब होता है तब वो आइसोथर्मल प्रोसेस होती है। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब इंटरनल एनर्जी का चेंज भी क्या होगा, 0 होगा। यानी कि यहाँ पे हम जितनी अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करेंगे वो सिर्फ m इंटू यल के लिए यूटिलाइज होती है। कहाँ पे, मेल्टिंग की प्रोसेस में। बट उसके अगेंस्ट जब वेपराइजेशन होता है तो वेपराइजेशन में क्या है, dV 0 होता है, क्या, वॉल्यूम ऑफ वेपर माइनस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। वेपर की वॉल्यूम ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ लिक्विड। एंड यहाँ पे फिर से आइसोथर्मल प्रोसेस है, मतलब इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना होता है, 0 होता है। इसलिए हम जो भी हीट सप्लाई करते हैं dQ ये बनती है इक्वल्स टू P इंटू V माइनस VL प्लस ML। कळतंय का बघा दोन्हीमध्ये काय डिफरन्स है। जो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई की थी पूरी की पूरी फ्यूजन के लिए यूटिलाइज हो गई, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपांशन भी हो रहा है, मतलब वर्क डन भी हो रहा है, प्लस वहाँ पे क्या हो रहा है, वेपराइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो बस ये दो चेंजेस होते हैं मेल्टिंग के एंड वेपराइजेशन की प्रोसेस में। उसके बाद में आता है फ्री एक्सपांशन। फ्री एक्सपांशन म्हणजे वेरी गुड, इस तरह का एक कंटेनर है। यहाँ पे हमने क्या किया है, एक स्टॉपर प्लेस किया है, इस साइड में गैस फिल किया है, एंड इकडे कौन है, कोणीच नहीं है, म्हणजे कौन है, वैक्यूम है। समझ में आ रहा है। तो जब हम इसको उठा के ऊपर लेके आएंगे तो क्या होगा, सारा गैस यहाँ पे भी एंटर करेगा। तो जब ये यहाँ पे एंटर करता है तब उसका टेम्परेचर सेम रहता है। टेम्परेचर सेम है मतलब उसका एक्सपांशन हुआ लेकिन विदाउट चेंजिंग इन इट्स इंटरनल एनर्जी, उसको बोला जाता है फ्री एक्सपांशन। क्लियर, इतना ही। नाउ मॉड्यूल ज्यांचं काही मिसिंग असेल बारकोड स्कॅन करा, यू विल गेट कंप्लीट नोट्स फ्रॉम स्टार्ट। झाली झोप चैताली, हे बारकोड स्कॅन करा, आला का, आला पाहिजे आज। चला मॉड्यूल, कोणतं मॉड्यूल काढणार, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मॅटर प्लस कायनेटिक थियरी प्लस थर्मोडायनेमिक्स, उसमें लास्ट पार्ट है थर्मोडायनेमिक्स। हो, फक्त कॅमेरा आणि फोटो नका काढू, स्कॅन करणं कळतं ना, गुगल लेन्सनी करा, नाही तर बारकोड स्कॅनर ॲप भेटतं त्यांनी करा। मॉड्यूल काढलं, चलो। तो मॉड्यूल में कंसेप्ट एप्लीकेशन 1, कंसेप्ट एप्लीकेशन 2 पर्यंत किती सॉल्ड एग्जांपल्स है, ओनली 6। तो आज के लिए मेन पार्ट आपका प्रिपरेशन का रहेगा, केटीजी एंड थर्मल प्रॉपर्टीज को एक बार फिर से जो पेंडिंग वर्क है उसका प्रिपरेशन करो। आज जो कंटेंट हमने पढ़ा है वो प्रिपेयर करो, एंड उसके बाद में सिर्फ सॉल्ड एग्जांपल 6, कंसेप्ट एप्लीकेशन 1 एंड 2 इतना ही कंप्लीट करना है। ठीक है, 2 के बियॉन्ड का जो वर्क होगा वो हम कल कंप्लीट करेंगे। क्लियर, एंड फ्रॉम टुमारो, उद्या काय, फ्रायडे सॅटर्डे संडे 3 दिवस आहेत तुमच्याकडे। थर्मलचं जे काही पेंडिंग वर्क असेल ते कंप्लीट करा। मे बी फ्रायडे सॅटर्डेला ओरल होऊ शकतात थर्मलवर, कळालं, कारण फ्रॉम मंडे यूनिट एंड डायमेंशन हम 12th एनसीईआरटी शुरू कर रहे हैं। ठीक आहे, त्या अगोदर थर्मल सेक्शन असं काय म्हणतो आपण, समाधान वाटलं पाहिजे तुम्हाला की आपण व्यवस्थित प्रिपेअर केलं आहे। हे झालं का, टेस्ट आहे ना मंडेला, PCB नाही, हां मंडे को टेस्ट आहे, आणि परत 11च्या सगळ्या टॉपिकवर आपल्याला टेस्ट घ्यायच्या आहेत, ते शेड्यूल देतो मी नेक्स्ट वीकमध्ये। एवढ्या दूर नाही यावं लागत बेटा, तिथून पण होतं ना, फोटो नको काढू ना। हे बघा, कॅमेरा ओपन केला, त्यात असं कोपऱ्यात गुगल लेन्स असतं, गुगल लेन्सनी स्कॅन केलं, एक लिंक आली,
त्याला कॉपी URL म्हणा किंवा त्याच्यावर क्लिक करा किंवा वेबसाईट म्हणा, ते ओपन होतं असं. पवन हे असं ओपन होतं. हे असं ओपन झालं की हे बघ इकडं, ठीक आहे. ग्रुपवर टाकलं आहे, तिथून कॉपी करून घ्या. चलो. Recording stop.